हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर नंबर 16 में स्टडी करने वाले हैं रूल्स फॉर फिलिंग सबसेल। सबसेल को किस तरीके से फिल किया जाता है बच्चों। चार कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे। एक अबव का सिद्धांत पढ़ेंगे, अबव प्रिंसिपल। दूसरा N+L रूल पढ़ेंगे। तीसरा हर्ट्ज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे और चौथा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बच्चों सबसेल समझते हो ना, सबसेल SPDF होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन होते हैं बच्चों? SPDF। एस सबसेल में आपने पढ़ा होगा एक बॉक्स होते हैं। एस सबसेल में कितने बॉक्स होते हैं बच्चों? एक बॉक्स होते हैं। बोले तो इसके पास एक ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है बच्चों। डी जो सबसेल होते हैं उसमें 3 ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है और इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा ना। डी में बच्चों 5 बॉक्स होते हैं। कितने बॉक्स होते हैं? 5 बॉक्स होते हैं और ये 5 बॉक्स में टोटल इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जो होती है बच्चों 10 होती है। 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एकोमोडेट कर सकते हैं डी सबसेल में। एफ सबसेल के विषय में अगर बात करो बच्चों तो इसमें 7 जो होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 6 और 7। और ये 7 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों? 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना। देखो यहां पर आज हम लोग सीखेंगे अबव प्रिंसिपल, N+L रूल, हर्ट्ज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उससे पहले आपको ये चीज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि S सबसेल में एक ऑर्बिटल होते हैं, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, F सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है ना। कितने ऑर्बिटल? 7। बच्चों ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल वो प्लेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटीज होती है। ठीक है ना। ऑर्बिट आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है ना। अपने लोअर एनर्जी उससे ऊपर, फिर हायर एनर्जी, इस तरह अलग अलग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। और ऑर्बिटल क्या हो गया? ऑर्बिटल एक रीजन हो गया न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटीज होती है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या होती है बच्चों? प्रोबेबिलिटीज। इसी को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया भी था जिसमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस मैंने बताया था। बात समझ रहे हो ना। तो एस के पास कितने ऑर्बिटल है बच्चों? एक ऑर्बिटल है। पी के पास 3 ऑर्बिटल है। डी के पास 5 ऑर्बिटल है और एफ के पास 7 ऑर्बिटल है। मैक्सिमम अगर इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी अगर देखो तो एस के पास 2 है, पी के पास 6 है, डी सबसेल के पास देखो 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी और एफ सबसेल के पास देखो 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी। समझ में आ रहा है ना। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं अबव प्रिंसिपल का। बच्चों अबव प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल था जो आपने पहले भी क्लास 9 से ही पढ़ना स्टार्ट किया है। SPDF के अकॉर्डिंग हम लोग जब इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं, ठीक है ना कहीं SPDF के अकॉर्डिंग जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फील करते हैं वो अबव का ही प्रिंसिपल था। तो वो प्रिंसिपल में क्या था कि SPDF में ना ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन को फील किया था। समझ रहे हो ना। कहां से कहां तक? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस हुआ, ये सेल हो गए, ठीक है ना, अलग अलग सेल हो गए। ठीक, तो अलग अलग सेल में यदि अगर मैं बोलूं K सेल में कौन और सब सेल होते हैं तो 1s होते हैं। L में बात करूं तो 2s 2p होते हैं। ठीक है ना। LM में बात करूं तो 3s 3p 3d होते हैं। बात समझ रहे हो ना। अगर हम N में बात करें तो N में 4s 4p 4d 4f होते हैं। बात समझ रहे हो ना। ये अलग अलग सेल में क्या है? ऑर्बिटल्स है। अब बच्चों यहाँ पे अबव ने क्या किया कि ये जो सेल में सब सेल है, ठीक है ना, ये सब सेल का एनर्जी लेवल तैयार कर दिया। अब बोला कि जो न्यूक्लियस के निकट सेल होते हैं उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। ये तो हम लोग को पहले से ही पता चल गया था कि न्यूक्लियस के निकट वाला सेल के पास एनर्जी कम होती है। जैसे जैसे दूर जाओगे तो एनर्जी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। बात समझ रहे हो ना। तो इसमें जो ये KLMN में जो सेल में सब सेल है उसको किस तरीके से हम इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में एडजस्ट करें ये हमें अबव प्रिंसिपल सिखाएगा। ठीक है। और उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को सब सेल में फिलअप करेंगे। ठीक है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे कैसे होगा, मैं आपको अलग अलग तरह का अबव प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में भरने का तरीका सिखा रहा हूं। जैसे एक सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है ना। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। बच्चों ये 1s 2s क्या है आप जान रहे हो ना। किसी जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है तो ये पहला सेल हो गया,
ठीक है ना। इसके अंदर 1s होंगे, ये दूसरा सेल हो गया, इसके अंदर 2s होंगे, ये तीसरा सेल होगा, इसके अंदर 3s होंगे, ये चौथा होगा, ये 4s होगा, इसके अंदर 5s होगा, इसके अंदर 6s होगा, इसके अंदर 7s होगा। बात समझ रहे हो ना। तो न्यूक्लियस से 7वां नंबर सेल में जाओगे तो आपको 7s जो है सब सेल वहां पे मिलेंगे। तो 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, 7s की एनर्जी सबसे यहाँ पर ज्यादा होगी, ठीक है ना। सब ये 1s से 7s के बीच में अगर मैं बात करूं तो 1s का लीस्ट एनर्जी लेवल है और 7s का हाई एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। अब देखो मैं 2 यहाँ पे छोड़ रहा हूं, 2p, ये 3p, ये 4p, ये 5p, ठीक है। ये फिर 2 में छोड़ा, 3d, 4d, 5d, ठीक है। बस मैं ये समझाने के लिए आपको दो और वाइट ये सबसेल को मैं छोड़ के इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे कि सबसे पहले अबाव क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो जाएंगे 1s में जाएंगे, किस में जाएंगे, 1s में। और s में मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होगा बच्चों, मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम 2 होगा, ठीक है ना। मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम कितने होंगे, 2। p में मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 6 की कैपेसिटी है। d में मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 10। मिनिमम 1 में बोलूं, हो सकता है डी में एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो। और वाइटल क्योंकि एक ऐसा प्लेस जहां पे मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 1 to 10 में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डी की क्षमता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन को भी रख सकता है और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को भी रख सकता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो आप इसको 0 to 10 भी कहोगे तो डी में नहीं भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, नो डाउट। मैक्सिमम अगर जाएंगे तो कितने होंगे, 10 होंगे। तो आप 0 to 10 भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑर्बिटल वो प्लेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटीज होती है और एक ऑर्बिटल्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले S में 1 to 2, P की क्षमता 1 to 6, D की क्षमता 1 to 10 बोलो या 0 to 10। उसी तरह F की क्षमता 1 to 14 बोल दो या 0 to क्या कह दो 14, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर F ऑर्बिटल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ही। बात समझ रहे हो ना। F ऑर्बिटल खाली भी रह सकता है, D ऑर्बिटल खाली भी रह सकता है, P ऑर्बिटल खाली भी रह सकता है, S ऑर्बिटल खाली भी रह सकता है। तो 0 to 2 भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना। तो देखो अबाव ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन को हम लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ भरेंगे। और वो कैसे भरोगे, तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को 1s में ले जाएंगे, उसके बाद 2s में ले जाएंगे, 2s के बाद 2p में ले जाएंगे, फिर 3s में ले जाएंगे, फिर 3p में ले जाएंगे, 4s में ले जाएंगे, 4s के बाद 3d में, 4p में, फिर 5s में। समझ में आ रहा है ना। फिर 5s से 4d में, फिर 5p में, 6s में, 6s से 4f में, 5d, 6p, 7s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। बात समझ रहे हो ना। कोई डाउट इसमें। दूसरा आप इसको एक तो ये समझ गए, मैंने आपको एरो देके बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिलअप होंगे। इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों, जैसे मान लो कि ये अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अबाव का प्रिंसिपल बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका सीख रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s भी लिख सकते हो। यहाँ पे एक ही छोड़ के आप 2p, 3p, 4p भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बुक में देखोगे तो यही वाला स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। 7p, फिर यहाँ पे देखो 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, फिर यहाँ पे देखो 4f, 5f, 6f, 7f, ठीक है ना। sp, df, ghi, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। फिर 5g, 6g, 7g, फिर gh ले लो, ठीक है ना। तो 6h, ठीक है, 7h, फिर I ले लोगे तो क्या हो जाएगा 7I। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। तो जो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर देखो 2s में जाएगा, फिर देखो पहले 2p, फिर किस में आएगा 3s में, फिर 3p, फिर 4s में, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s में, फिर 4d, 5p, 6s में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बच्चों, भरे जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, भरे जाएंगे। यही अबाव का प्रिंसिपल है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसमें यही इलेक्ट्रॉन भरने का क्या है, प्रिंसिपल है कि लोअर एनर्जी से हमें भरना कहाँ है बच्चों, हायर एनर्जी लेवल में भरना, ठीक है ना। चलो अब हम लोग जैसे कि देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 है, हम लोग कुछ एटम में देखते हैं, एलिमेंट में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका को। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होंगे अबाव प्रिंसिपल, ये एक्सेप्शन में लास्ट में बात करेंगे। एक क्रोमियम पे, कॉपर पे, ठीक है ना। ऐसे और भी एलिमेंट के एक्सेप्शन है, लेकिन 1 to 30 में आपको 2 एक्सेप्शन मिलने वाले हैं, क्रोमियम का और कॉपर का। यदि आप इसके कॉन्फ़िगरेशन को खींचोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस रूल के थोड़ा सा अगेंस्ट जाएगा। वो क्यों जाएगा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन 1, तो ये देखो 1s1 हो जाएगा। हीलियम देखो 2 है तो 1s2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। लिथियम है देखो 3 है तो ये देखो 1s2,
2s1, क्योंकि 1s का जब पूरा ऑर्बिटल भर जाएगा बच्चों तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s में, और s की क्षमता 1 to 2 होती है। बेरिलियम देखो 4 है तो 1s2 2s2 हो जाएगा। बोरन देखो 5 है तो 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। कार्बन देखो 6 है तो 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा, अब 2p2 हो जाएगा ना। कार्बन के बाद नाइट्रोजन देखो 7 होते हैं तो 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। नाइट्रोजन के बाद देखो ऑक्सीजन 8 है, ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन भरने की तरीका 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इस तरह से मान लो कि अब हमने आर्गन का भरना है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बाद नियोन आएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन के बाद नियोन आएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन 8 हुआ ना, फ्लोरीन कितना हो गया 9 हो गया, ठीक। नियोन 10 हो गया, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, ठीक है, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन, फिर आर्गन 18। देखो आ गया ना 18। तो कैसे भरोगे 1s2 2s2 देखो 2p6, 1s2 2s2 2p6, देखो इसके अकॉर्डिंग भर रहे हैं 1s2 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, देखो 20 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। बात समझ रहे हो ना। अब देखो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं आर्गन के बाद कैल्शियम ले लेते हैं, तो कैल्शियम देखो 20 होता है। कैल्शियम कितना होता है बच्चों 20, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर समझते हो ना। जो प्रोटॉन की संख्या होती है ना बच्चों किसी भी एटम में, वो उसकी एटॉमिक नंबर को डिसाइड करता है। इलेक्ट्रॉन से एटॉमिक नंबर डिसीजन मत लेना। हाँ, न्यूट्रल स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर सब आपस में बराबर होते हैं, तो आप मान के चलो चूंकि ये कैल्शियम न्यूट्रल स्टेट में है तो इसमें जो जितने प्रोटॉन्स के नंबर होंगे बच्चों उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होंगे। तो इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स भी है, ठीक है ना। 20 प्रोटॉन भी है, 20 इलेक्ट्रॉन भी है, और इसके एटॉमिक नंबर भी 20 है। तो देखो ये 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 4s2 हो गया, ठीक है ना। तो कितना हो गया 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 हो गया। तो यहाँ ज्यादा हो गया था क्या। देखो तो 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10 10, अच्छा ये ज्यादा हो गया था ना आर्गन। वेरी वेरी सॉरी, अभी तक तो आप कह दिए होंगे सर आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, ठीक है ना। बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन को काउंट भी कर लेना है, ठीक है ना। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। कैल्शियम देखो यहाँ पर, अच्छा वो मैंने कैल्शियम का ड्रॉ कर दिया, नहीं तो आर्गन फिर गलत हो जाता है नहीं। तो कैल्शियम क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, ठीक है। अब मान लो मैं यहीं पे ले लेता हूं क्रोमियम 24। अभी मैंने आपको बताया ना क्रोमियम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन खींचोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 हो जाएगा, ठीक है ना। 3d क्या होगा बच्चों। और बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे D अगर आप सबसेल देखोगे तो इसके अंदर देखो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 5 ऑर्बिटल में यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। D यदि ना हाफ फिल यदि अगर हो जाए ना तो ये ज्यादा स्टेबल होता है D4 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचते हैं तो ये ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए अगर हम इसको हाफ फिल कर दे तो करना क्या पड़ेगा 4s से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा किसमें 3d4 में आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन सही माना जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यही करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट नहीं होगा। इसे अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आप कैसा कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2, ये गलत होगा, और ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 कर देंगे बच्चों, और यहाँ पे क्या कर देंगे 3d5 कर देंगे। अब ये कॉन्फ़िगरेशन इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे आपको D सब सेल जो है बच्चों ये हाफ फिल मिल रहा है। कैसा मिल रहा है हाफ फिल। हाफ फिल बोले तो मोर स्टेबल यहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट करोगे। बात समझ रहे हो ना। इसी तरीके से मान लो क्रोमियम के बाद मान लो कॉपर है। कॉपर देखो 29 है। कॉपर कितना है बच्चों 29। इसका कॉन्फ़िगरेशन खींचोगे तो 1s2 2s2 2p6 होगा, 3s2 3p6 4s2 और 3d9 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 9 29। अब यहाँ पे भी देखो बच्चों अगर D मान लो 5 सब सेल है और D यदि फुलफिल यदि हो जाए, देखो 9 तो था ही इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन यदि और आ जाए 4s से तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा, और सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ध्यान देना कॉपर के केस में और क्रोमियम के केस में गलती मत करना, ये एक्सेप्शन मान के चलो अफबाउ प्रिंसिपल का। आई थिंक अफबाउ प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हुए एनर्जी लेवल के आधार पर इलेक्ट्रॉन सबसेल में फिलअप करते हैं, ठीक है ना, एसपीडीएफ में। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये था आपका अफबाउ का प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कुछ और भी तरीका होता है, मेथड्स होते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं N+L रूल को पढ़ने से पहले, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये भी मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं। जैसे मान लो हम आयरन लेते हैं, ठीक है, आयरन का एटॉमिक नंबर देखो 26 है। हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d देखो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने अभी देख लिया अफबाउ का प्रिंसिपल, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं और इसमें कोई टेंशन नहीं है। 3d6 से अब इसको आप स्टेबल बनाने का चक्कर मत लगाना कि इसमें से इलेक्ट्रॉन लेना देना, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है ना, क्योंकि देखो 4s2 अब इसमें इलेक्ट्रॉन लोगे भी तो 3d7 हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये ठीक ठाक है, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे बच्चों। ये कॉन्फ़िगरेशन को ना हम और अच्छे तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 देखो ये भी एक तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखाने का, ठीक है ना। अब ये अफबाउ प्रिंसिपल मैं ये बता रहा हूं, लेकिन और भी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। देखो ये भी तरीका है, 1s2 2s2 2s2 ले लो, यहाँ पे 2s2 और यहाँ पे p6 कर दो। देखो ये 2 दोनों के लिए हम एक ही कर दिए, फिर 3 कर दिए, s2 कर दिए, p6 कर दिए, d6 कर दिए और फिर 4s2 कर दिए। देखो ये भी एक तरीका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इसके अलावा आप इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो देखो आर्गन हो गया 18 इलेक्ट्रॉन के लिए। अब 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 अगर कर दोगे, कहाँ गया 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18, तो बचा क्या बाहर में, तो ये दोनों बचा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4s2 3d6। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग। बात समझ रहे हैं ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो मैंने लिखा आयरन, ठीक है, आयरन 26 का मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और ये 4s2। तो बच्चों ये देखो, ये देखा जाए तो आउटर मोस्ट सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल के ठीक पहले वाला सेल है n-1, ये सेल देखो n-2 है, ठीक है ना। और इसके विषय में हम बात नहीं करने वाले, इसी तीनों के विषय में बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है ये n-1 n-2 क्या है। बच्चों n को ना हम लोग आउटर मोस्ट सेल कहते हैं या फिर अल्टीमेट सेल बोलते हैं या वैलेंस सेल कहते हैं। क्या क्या बोलेंगे बच्चों, आउटर मोस्ट सेल या क्या बोलोगे वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, या क्या बोलोगे इसको अल्टीमेट सेल। क्या बोलेंगे बच्चों, अल्टीमेट सेल। याद रखना है ये सब छोटी छोटी चीजों को, ठीक है। n-1 को हम लोग बोलेंगे पेनाल्टीमेट सेल। क्या बोलेंगे बच्चों, पेनाल्टीमेट सेल, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और ये क्या कहलाएगा बच्चों, पेनाल्टीमेट, पेनाल्टीमेट स्पेलिंग आई थिंक मैंने सही लिखा है, देख लेना, पेनाल्टीमेट सेल, ठीक है। या हम लोग इसको बोलेंगे कोर सेल बोलेंगे या प्री वैलेंस सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, प्री वैलेंस सेल, ठीक है ना, याद रखना, प्री वैलेंस सेल, ठीक है। और n-2 को बोला जाता है बच्चों, यहां पर हम लोग बोलेंगे प्री पेनाल्टीमेट सेल। क्या बोलेंगे, प्री पेनाल्टीमेट सेल, ठीक है। क्या बोला जाएगा, प्री, ये हो गया पेनाल्टीमेट, ये हो गया आउटर मोस्ट सेल, बैलेंस सेल, अल्टीमेट सेल, और ये क्या कहलाएगा बच्चों, प्री पेनाल्टीमेट सेल। बात समझ रहे हो ना। देखो एक चीज ध्यान देना, एक नोट में बातें याद रखना, ठीक है ना, आगे आपको कंपटीशन में हेल्प करेगा ये लाइन, कि मान लो कि यदि हम लास्ट n सेल, ठीक है ना, को रिमूव कर दे तो जो रिमेनिंग सेल बचता है ना बच्चों, उसको हम लोग कर्नल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्नल। तो अगर मान लो इसमें मैंने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया तो 1s2 2s2 2p6, फिर देखो 3s2 3p6 और 3d6,
ये जो है ना बच्चों इतना दूर को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्नल। क्या बोलेंगे, कर्नल। एकदम छोटी छोटी बातें हैं, मैं बता रहा हूँ, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। आई होप आपको अबाव का प्रिंसिपल भी समझ में आ गया, और कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विषय में बताया, प्लस मैंने सेल के विषय में बताया, n-1 n-2 ये सब क्या होता है समझना, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में रखनी चाहिए, बात समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़े, ठीक है। और वैलेंस सेल जान ही रहे हो, वैलेंस सेल का और भी एक नाम है, इसको कोर चार्ज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोर चार्ज। चलो दूसरा रूल समझो, n+l रूल। क्या है बच्चों, n+l रूल। आपने याद करो क्वांटम नंबर पढ़ा था ना, क्वांटम नंबर। चलो थोड़ा सा मैं क्वांटम नंबर को यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। क्वांटम नंबर में देखो, याद है मैंने बताया था कि n बराबर अगर मान लो 1s है, ठीक है ना। तो 1s है तो n का मान देखो 1 हो जाएगा, लेकिन l का मान 0 होगा। 2s रहेगा तो n का मान 2 होगा, l का मान 0 हो जाएगा। 3s रहेगा तो n का मान 3 हो जाएगा, l का मान 0। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि n और l, चूंकि हम लोग n+l रूल पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि l एजीमुथल क्वांटम नंबर और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि हम इसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देख के एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान फाइंडिंग करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह यदि मान लो मैं बोलूं 2p है, तो 2p है तो n का मान देखो 2 होगा, लेकिन l का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। 3p है तो n का मान 3 होगा, l का मान 1 हो जाएगा। 4p है तो n का मान 4 होगा, l का मान 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह मान लो 3d है, 4d है, 5d है, ठीक है। अब क्या करोगे, 3d है तो n का मान 3, l का मान 2 हो जाएगा। इसका मतलब d सब सेल के लिए l का मान कितना होता है, 2। 4d है तो n का मान 4 होगा, l का मान कितना होगा, 2। देखो l को समय फिक्स हो रहा है ना। यहाँ पे देखो n का मान 5 है तो l का मान 2। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो l किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, n पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे। क्लियर है ना। इस तरह यहाँ पे एक और मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि जगह बना के बनाते हैं। जैसे मान लो 4f है, ठीक है ना, 5f है, 6f है, यहाँ पे भी वही होगा। n का मान 4 होगा तो l का मान देखो f के लिए कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पे n का मान 5 होगा तो l का मान कितना होगा, 3 होगा। 6f है तो n का मान 6 होगा, l का मान कितना होगा, 3 होगा। समझ में आ रहा है ना। इतना समझ में आ गया तो अब n+l रूल समझ में आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या होगा समझते हैं। क्लियर है, n+l रूल। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1s, क्या लिख रहा हूँ, 1s। फिर मैं क्या लिखा, 2s, दिखाई दे रहा है ना। चलो 1s 2s, इसके बाद मान लो मैंने 2p लिखा, मैंने 3s लिखा, 3s के बाद मैंने 1s 2s 2p 3s2 के बाद क्या आता है, 3p लिखा। इसके बाद देखो 4s हो गया, ठीक है ना। 3d, अब आप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल पढ़ चुके हो ना, बस उसी को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। 5s लिखा, 4d लिखा, फिर 5p लिखा, और 5p के बाद क्या आ जाएगा, 6s आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे n निकाल लो और यहाँ पे l निकाल लो, ठीक है ना। उसके बाद n+l का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। n का मान 1 तो l का मान 0, n का मान 2 तो l का मान 0, n का मान देखो 2 है तो l का मान देखो 1 है, p के लिए l का मान 1 होता है। फिर यहाँ देखो n का मान 3 है तो l का मान 0, यहाँ पे n का मान 3 है तो p का मान l का मान 1, फिर n का मान 4 तो l का मान 0, फिर 3d के लिए देखो n का मान 3 है, ठीक है, तो l का मान d के लिए 2 होता है, जस्ट मैंने बताया d के लिए 2 होता है। फिर देखो यहाँ पे 4 है तो l का मान 1 p के लिए, फिर 5s है तो ये n का मान 5 तो ये 0, 4d है तो n का मान 4 तो ये हो जाएगा 2, फिर 5p है तो 5 ये 1 हो जाएगा, ये 6 तो ये 0। अब आप n+l निकालोगे, ठीक है, n+l तो देखो 1 + 0 1, ये 2, 2 + 1 देखो ये 3 हो जाएगा। फिर देखो 3 + 0 3, 3 + 1 4, ये 4, 3 2 5, 4 1 5, ये 5, ये 6, ये 6 और ये 6। बात समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, यहाँ पे 2s में, ठीक है ना। जिसका n+l का मान छोटा होगा, n+l रूल क्या कहेगा कि n+l का मान जिसका जितना छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो देखो 1s में गया पहले, फिर किस में गया, 2s में गया। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा
कि 2p में जाएगा कि 3s में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n प्लस l का मान दोनों समान है। तो बच्चों जब ये सिचुएशन रहेगा तो n को देखना है, n जो छोटा होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, तो n इसमें छोटा कौन है, 2p में है, तो पहले 2p में जाएगा फिर 3s में आएगा। समझ रहे हो ना? ठीक काम यहाँ पे भी करेंगे दोनों के साथ। n का मान 3p और 4s में कौन छोटा है, तो 3p में है, तो पहले 3p में जाएगा फिर 4s में जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी देखो n सब में n प्लस l का मान बराबर है, तो n छोटा है 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s में जाएगा। यहाँ पे भी देखो n प्लस l का मान सेम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में। तो यही n प्लस l रूल है जिससे कि हम इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। समझ में आ गया ना? कुछ खास नहीं था। n प्लस l रूल का कहानी क्लियर हो गया। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर है ना? चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट तीसरा जो इलेक्ट्रॉन भरने का मैंने आपसे तरीका डिस्कस किया था, हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। ठीक है ना? हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। ठीक है ना? तो देखो इसमें क्या है बच्चों, हॉर्न मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल में कि मल्टीप्लिसिटी का तो पहले मान लो, मतलब यहाँ पे क्या होगा, मैनी ऑफ द सेम काइंड होता है, बट ये क्या है समझते हैं। यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑर्बिटल में भराएगा, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भराएगा। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नियोन। ठीक है ना? नियोन कितना है, 10। अगर आप अबव का प्रिंसिपल लिखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा। देखो 2 2 4 6 4 10 2, नहीं ये नहीं आएगा ना, ये नहीं आएगा। क्लियर है ना? चलो एक और, अगर हम अबव, ये अबव का प्रिंसिपल है। ठीक है ना? ये हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल नहीं है। ठीक है ना? ये किसका है प्रिंसिपल, अबव। अबव का प्रिंसिपल देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया। ठीक है ना? और एक ले लो फास्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। ठीक है ना? 3p कितना हो गया, 3। बच्चों यहाँ पे अगर हम हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो नियोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये बॉक्स बना के हम लोग करेंगे। ये 1s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है? तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आ रहा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहे हैं, एक भरे फिर दूसरा भर दिए। बच्चों इलेक्ट्रॉन हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऑर्बिटल में भरेंगे। जैसे 2p6 है ना, तो एक भरा, फिर 2 इधर भरेगा, फिर 3 इधर भरेगा, उसके बाद 4 इधर भरेगा, 5 इधर भरेगा, 6 इधर भरेगा। बात समझ रहे हो ना? अब क्लियर हो गया होगा। उसी तरह मैग्नीशियम अगर बात करें तो इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, फिर इसमें भी 2, और इसमें कितना गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 4 10 हो गया। और फिर 3s2, तो देखो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन भर गया। यहाँ पे देखोगे फास्फोरस 15 में, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा ज्यादा, क्योंकि 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2p6 है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, सब एक एक करके भरेगा। ठीक है ना? और 2p6 फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन 3p में जो 3 ऑर्बिटल है उसमें 1 2 3 ऐसे जाएगा। अगर आप ऐसे भर दोगे ना लास्ट में 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे मत भरना। ठीक है ना? ये तो यही हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल है कि इलेक्ट्रॉन भरने का आपको तरीका बताया जा रहा है। ठीक है ना? कि सबसेल में इलेक्ट्रॉन जो हम लोग भरेंगे एक एक करके भरेंगे। ठीक है ना? पेयरिंग एक एक पहले पूरा भर जाएगा, उसके बाद ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना? चौथा कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया ना, यही हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल है। इसके बाद देखो चौथा बच्चों, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बच्चों ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की कहानी क्या है, ये क्या कहता है ना कि ये भी इलेक्ट्रॉन के विषय में बात कर रहा है। बोल रहा है कि ना कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का ना एड्रेस एक जैसा नहीं होता है। ठीक है ना? अब एड्रेस के लिए हमें पता है ना L M N और S, ये 4 चीजें हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम उसको उल्टा लिख देते हैं, पहले N फिर L फिर M फिर S। ठीक है ना? तो N जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L एजीमुथल क्वांटम नंबर है, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और S स्पिन क्वांटम नंबर है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एक जैसा नहीं होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं
2s2, 2s2 में देखो 2 गो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब यदि मैं बात करूं 2s ऑर्बिटल के लिए, तो देखो क्या कहानी होगा, हम इलेक्ट्रॉन 1 लिखते हैं यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन 2 लिखते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन के विषय में डिस्कस करते हैं। तो देखो 2s है तो n का मान 2 होगा, तो ठीक है ना, n का मान 2, l का मान कितना 0, यहाँ पे भी n का मान 2, l का मान कितना 0, m का भी मान s के लिए, s ऑर्बिटल के लिए 0 है, तो यहाँ पे भी m का मान कितना 0। लेकिन s का जो मान होगा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे क्लॉकवाइज होंगे, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे एंटाई क्लॉकवाइज होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, एक का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दूसरे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। यही बोलता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों का एड्रेस ना एक जैसा नहीं हो सकता। 3 जो है क्वांटम नंबर का मान बराबर होगा, लेकिन चौथे क्वांटम नंबर का मान क्या होगा, डिफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिनिंग अलग हो जाता है। क्लॉकवाइज स्पिनिंग रहता है इलेक्ट्रॉन का, तो दूसरा स्पिनिंग एंटाई क्लॉकवाइज रहता है। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो एकदम दिमाग में इस चीज को बैठा लेने का कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहेगा कि किसी ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे। ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया आज, छोटा सा लेक्चर था जिसमें आपने सीखा अबव का प्रिंसिपल, n+l रूल, हुड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो बच्चों यदि आप रांची शहर में रहते हो तो आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको यदि ऑफलाइन क्लास चाहिए तो मुझे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट में मेरा इंस्टीट्यूट है, ये उर्सलाइन इंटर कॉलेज के ठीक पीछे वाला गली में है, आरजी स्ट्रीट में, और हमारे यहाँ फीस बहुत ही कम ली जाती है। तो यदि आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है, अगर आपको मान लो जेई मेंस एडवांस की तैयारी करनी हो या नीट की तैयारी करनी हो तो आप उससे मिल सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में हम लोग वहां पे और ज्यादा स्टडी करेंगे। ये तो बस चूंकि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो इसमें जितना हो सकता है हम लोग डेटा आपके लिए देते रहेंगे, लेकिन एक फेस टू फेस डिस्कशन से और बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है ना बच्चों, तो बस मेहनत करो, ऐसे ही मैं आपके लिए छोटे छोटे लेक्चर बनाते रहूंगा और आप अपना स्टडी को बहुत बढ़िया करते रहो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।